फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में लेके आए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में सामान्य विज्ञान के कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो किसी भी कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन इसमें हम बताए हैं 2500 क्वेश्चन, ये जो है रेलवे में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये दिया गया है कि सामान्य पुरुष का तापमान क्या है। पहला ऑप्शन है 90 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 81.1 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 21.7 और लास्ट वाला 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है यानी कि 36.9 डिग्री सेल्सियस ये क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि जो सामान्य पुरुष का तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट में पूछा होता तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो सामान्य मनुष्य का तापमान होता है फ़ारेनहाइट में वो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यदि यही डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो ये होता है अप्रॉक्सीमेट 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग जो है डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट में यदि पूछता है तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि डिग्री सेल्सियस में दे के फ़ारेनहाइट में पूछ लेता है या फिर फ़ारेनहाइट में दे के डिग्री सेल्सियस में पूछ लेता है। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन बता रहे हैं, अगर ये इक्वेशन याद रहेगा तो इससे आसानी से हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तथा फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। तो इक्वेशन क्या है, C/5 बराबर F-32/9, यानी कि इक्वेशन क्या है, C/5 इक्वल टू F-32/9। अगर इस इक्वेशन को याद किए हैं तो इस इक्वेशन से आसानी से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तथा फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ भी यदि हम C के स्थान पे 36.9 डिग्री सेल्सियस रख के सॉल्व करेंगे तो जो F का मान निकल के आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेट F बराबर आएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। अगर इसको रख के सॉल्व करके देख लीजिएगा, इससे आपका फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा। अगर हम C का मान 36.9 डिग्री सेल्सियस रख के सॉल्व करेंगे तो F का मान जो आएगा वो आएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है कि बढ़ जाता है या शून्य हो जाता है फिर नियत रहता है। तो जब पानी जमता है तो उसका घनत्व जो होता है वो घट जाता है, क्योंकि जब पानी जब जमता है तो जब बर्फ़ बनता है तो बर्फ़ बनने पर उसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। ये केवल इसी केस में ऐसा होता है, केवल बर्फ़ ही एक ऐसा सॉलिड है जो पानी की तुलना में उसका घनत्व कम होता है। अदरवाइज जितने भी सॉलिड होते हैं सभी जो है लिक्विड की तुलना में उसकी डेंसिटी अधिक होती है। केवल ये बर्फ़ ही है जो पानी की तुलना में इसका घनत्व कम होता है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, तो हमेशा घट जाता है, क्योंकि पानी जमने के बाद जब बर्फ़ बन जाता है तो उसका घनत्व पानी से कम हो जाता है। इसका पहला आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है। तो कह रहा है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बताने के लिए फार्मूला होता है N बराबर A-E। ई बोले या फिर इसको हम P भी बोल सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। तो ये फार्मूला होता है N बराबर A-E। ए क्या होता है, द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार, और -E क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर परमाणु क्रमांक। तो N बराबर यहाँ हो जाएगा, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 14 होता है, माइनस इसका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें होता है अप्रॉक्सीमेट 7 होता है। तो इसमें जब हम 14 में 7 को माइनस करेंगे आएगा 7, यानी इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगा वो आएगा 7, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या होगा। तो यौगिक CH3 लिख लेते हैं। यौगिक दिया है CH3 फिर CH2 CH3, इसका IUPAC नाम क्या होगा। CH3 IUPAC नाम बताने के लिए इसकी नंबरिंग करेंगे। इसको 1 2
3। इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो इसलिए इसको हम चाहे इधर से नंबरिंग करें, चाहे बाईं ओर से, चाहे दाईं ओर से, चाहे दाईं ओर से करें या फिर बाईं ओर से करें। तो इसमें 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका जो है जो IUPAC नेम होगा मेथ एथ प्रोप। तो 3 कार्बन जुड़े हैं तो इसलिए प्रोप हो जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसलिए हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। तो इसमें जो है इसका सेकंड आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। तो जो CH3 CH2 CH3 है, इसका जो IUPAC नाम होगा वो हो जाएगा प्रोपेन। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। तो ये IUPAC का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। तो थर्मोस्टेट, तो जो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट होता है उसका कार्य क्या होता है, तापमान को कम करना, या फिर हिमायन ताप को बढ़ाना, या फिर एक समान तापमान को बनाए रखना, या लास्ट ऑप्शन गलनांक को घटाना। तो जो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट होता है उसका कार्य होता है कि वो एक समान तापमान बनाए रखता है। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है। पहला ऑप्शन है क्वार्टज, दूसरा ऑप्शन है विस्मित, फिर तीसरा ऑप्शन है निकिल, और लास्ट है डोमेन। तो जो निकिल है, निकिल जो है चुंबकीय पदार्थ होता है, तो ये निकिल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन मेटल है, गन मेटल यानी किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो गन मेटल कॉपर, टिन और जिंक से मिलकर बना होता है। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। ये पहला ऑप्शन में दिया गया था कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक, कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक, और दूसरा ऑप्शन था कॉपर प्लस टिन, तीसरा ऑप्शन है कॉपर प्लस जिंक, लास्ट ऑप्शन है जिंक प्लस टिन। तो जो गन मेटल होता है वो कॉपर, टिन और जिंक इन तीनों से मिलकर बना होता है, तो इसलिए इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंज का नियम है, लेंज का नियम द्रव्यमान संरक्षण का है, या फिर ऊर्जा संरक्षण का, संवेग संरक्षण का, या फिर द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण दोनों का है। तो जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण का है, तो इसलिए इसका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग अधिक करते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर में कोर बने होते हैं, यानी जो कोर बने होते हैं, उसमें हम किस धातु का अधिक उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है नर्म लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है निकिल स्टेनलेस स्टील, या फिर लास्ट है निकिल। तो जो कोर बनाने के लिए ज़्यादातर जो यूज करते हैं, जनरली हम सबसे ज़्यादा नर्म लोहा को यूज करते हैं, यानी सॉफ्ट आयरन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो निम्न विद्युत चुंबकीय विकिरण, तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों को जानने के लिए इसका जो है एक विद्युत चुंबकीय विकिरणों का सीरीज होता पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा होता है गामा रेडिएशन का होता है, फिर एक्स रेज का, फिर होता है अल्ट्रावायलेट रेज का होता है, फिर होता है विजिबल रेज का होता है यानी कि दृश्य प्रकाश किरणें, फिर होता है अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड रेडिएशन का होता है, रेज का होता है, फिर होता है माइक्रोवेव का होता है, लास्ट में रेडियो वेव का होता है। तो ये पता होना चाहिए सिंबल। यानी सबसे ज़्यादा होता है गामा का, तो यहाँ गामा किरणें नहीं है। उसके बाद एक्सरे होता है, फिर जाके आवर्त किरणें, पराबैंगनी किरणें होता है, फिर जाके दृश्य प्रकाश किरणें होता है, फिर इसके बाद आवर्त किरणें होता है, फिर सूक्ष्म किरणें होता है, लास्ट में रेडियो तरंगे होता है। तो यानी ये क्या होता है, जैसे जैसे हम इधर इधर बढ़ते हैं, यानी कि दाईं ओर से अगर बाईं ओर आते हैं, तो इसमें जो होता है ऊर्जा बढ़ता है, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है और जो इसका वेवलेंथ होता है, इधर जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। बाईं ओर जाने पे, बाएं से दाईं ओर जाने पर बढ़ता है। तो इसमें जो है दिया है, कह रहा है कि निम्न विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होगी वो होगी एक्स किरणों की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा एक्स किरणों की ऊर्जा होती है। और अगर तरंगदैर्घ्य की बात होती है तो एक्स किरणों की सबसे, इन सभी ऑप्शंस में जो एक्स किरणें होती हैं इसमें तरंगदैर्घ्य इसकी सबसे कम होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, यानी वॉशिंग मशीन किस कार्य पर आधारित है।
तो अपकेंद्रण पर, अपवहन पर, उत्क्रम परासरण पर या विसरण पर। तो जो वॉशिंग मशीन होता है वो अपकेंद्रण पर आधारित होता है, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? निकिल एवं लोहा। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है तांबा एवं निकिल। तीसरा ऑप्शन दिया है तांबा एवं लोहा। लास्ट ऑप्शन है तांबा एवं जस्ता। तो जो पीतल होता है, पीतल तांबा एवं जस्ता से मिलकर बना होता है। तो जो पीतल बनता है वो तांबा एवं जस्ता से। तो इसका लास्ट आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु में कंपन से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? दबाव उत्पन्न होता है, घनत्व उत्पन्न होता है, या फिर ध्वनि, या लास्ट में ऊर्जा। तो जब कोई भी वस्तु कंपन करता है यानी वाइब्रेट करता है तो उससे साउंड क्या होता है? जनरेट होता है, यानी कि ध्वनि उत्पन्न होता है। जब कोई भी वस्तु यानी कि कोई भी बॉडीज क्या होते हैं, जब कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो उससे आवाज़, ध्वनि उत्पन्न होता है। जिसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तीसरा वाला, ध्वनि। तो जो कोई भी वस्तु अगर कंपन करते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि VA, VB, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एयर, ये दिया है वेलोसिटी ऑफ एयर, ये वेलोसिटी ऑफ एयर है, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है। तो कह रहा VA जो है वायु में ध्वनि की चाल है, और ये वाटर यानी पानी में ध्वनि की चाल है। VS यानी कि ठोस में, यानी कि इस्पात में जो है ध्वनि की चाल है, यानी स्टील में। तो कह रहा है इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इस ऑप्शन में कौन सा सही होगा? जो यहाँ दिया पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि जो इस्पात होता है, इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होता है, फिर पानी में होता है, फिर हवा में होता है। तो यही क्या होता है? सही है। तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि हवा में जो ध्वनि की चाल होता है वो पानी से ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, जो ध्वनि की चाल होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर जाके गैस में होती है। तो पहला ऑप्शन में ही ऐसा है कि सबसे ज़्यादा सॉलिड यानी कि स्टील में होता है ध्वनि की चाल, फिर पानी में होगा, फिर एयर में होगा। तो इसलिए फर्स्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। तो जो ध्वनि की चाल होती है वो पहले स्टील में ज़्यादा होगी, फिर वाटर में होगा, पानी में होगा, फिर इसके बाद वायु में होगा। तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है लोहा, तीसरा जिंक, लास्ट है सोना। तो जो सोना होता है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि शुद्ध रूप से सोना क्या होता है? प्रकृति में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो यहाँ 2 किलोग्राम बल का मान दे दिया है, F बराबर दे दिया है 2 किलोग्राम। बल का मान दे दिया है 2 किलोग्राम, और त्वरण का मान कह रहा है कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की ज़रूरत होगी, यफ का मान पूछ रहा है। यानी ये जो 2 किलोग्राम है ये यम मास का मान दिया है, यानी द्रव्यमान का मान कितना दिया है? 2 किलोग्राम। तो कह रहा है कितने बल की आवश्यकता होगी, यफ का मान ज्ञात करना है। तो एफ के लिए फार्मूला होता है F बराबर ma, फार्मूला होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे बल बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम, त्वरण कितना है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी बल है जिसका मात्रक न्यूटन लिख देंगे। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बल बराबर कितना हो जाएगा? 16 न्यूटन। यानी यदि हम 16 न्यूटन का बल लगाएंगे तो इसके द्वारा हम 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं। इसका पहला आंसर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है अम्ल, लवण, भस्म और क्षारक। तो अम्ल जो होता है इसका स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस के घोल को लाल कर देता है, इसलिए इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, अम्ल। अम्ल क्या होगा? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है टिबिया, फिबुला, फिर दूसरा ऑप्शन है ह्यूमरस, और तीसरा ऑप्शन है फीमर, लास्ट ऑप्शन है टार्लस।
टार्सल, तो ये वो इसका फीमर होगा, ये फीमर सही होगा। जो जांघ में पाई जाने वाली जो सबसे लंबी हड्डी होती है, फिर पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, फीमर होती है, या फिर जांघ में ये पाई जाती है। तो जो जांघ में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है, फीमर है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? पहला ऑप्शन है जोड़ों का दर्द, दूसरा है पीलिया, तीसरा है मेनिंजाइटिस, तो लास्ट ऑप्शन है घेंघा रोग। तो जो भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, यानी इसका लास्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? पहला ऑप्शन है विटामिन के, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी और लास्ट ऑप्शन है विटामिन सी। तो जो मानव शरीर में रक्त का जो थक्का बनने में विटामिन के क्या होता है, हेल्पफुल होता है, तो इसलिए इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो विटामिन के की सहायता से ही रक्त में थक्का बनाने का काम होता है, यानी कि रक्त का थक्का बनता है। जब चोट लग जाती है तो थक्का बनता है, किसके कारण बनता है? विटामिन के कारण। अगर विटामिन के की कमी है तो फिर थक्का नहीं बनता है जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम, पहला ऑप्शन है रेटिनाल, रेटिनाल जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। दूसरा ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन जो होता है ये होता है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन जो होता है ये विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है। लास्ट ऑप्शन है जो टोकोफेराल, टोकोफेराल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। तो इसलिए विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, टोकोफेराल। लास्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रारूपी तत्व, दूसरा असंक्रामण तत्व, तीसरा है क्षार धातु, लास्ट है संक्रमण तत्व। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसको हम दूसरे नाम से यानी कि संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो लास्ट ऑप्शन क्या होगा, संक्रमण तत्व सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है 232 डिग्री फ़ारेनहाइट, लास्ट वाला है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें पता है जो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी हम बताए थे डिग्री सेल्सियस में दिया था, हमें फ़ारेनहाइट में मालूम नहीं पता है, तो इसके लिए एक इक्वेशन बताए थे C =F-32/9 इक्वल टू, ये फार्मूला बताया था ना अभी, क्या होता है कि C/5 इक्वल टू F-32/9। तो यहाँ पे हम रखेंगे C के स्थान पे 100 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 5 इक्वल टू हो जाएगा F-32/9। तो यहाँ से हो जाएगा 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 0, यानी आ जाएगा कितना 20/1 बराबर F-32/9। कितना आया है 20/1 है बराबर F-32/9 इतना आया है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा F-32 बराबर हो जाएगा 20 नवैया होता है 180। तो जो F का मान हो जाएगा वो होगा 180 प्लस कितना हो जाएगा 32, 180 प्लस 32, तो ये जुड़ के हो जाएगा 180 में 32 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, लास्ट ऑप्शन। जब 180 में 32 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको ऐड कर लेते हैं, आएगा कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो जो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको अब याद रखेंगे। डिग्री सेल्सियस में तो पता है जो पानी का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसको फ़ारेनहाइट में भी पता कर लेंगे कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी बराबर फार्मूला होता है क्षमता यानी कि पावर अपान में, ऐसे फार्मूला लिख सकते हैं इसको, पावर बराबर होता है
पी बराबर फार्मूला क्या होता है, पी बराबर 100 सेंटीमीटर बटे में एफ, ये होता है फार्मूला, ये है सेंटीमीटर में। यहाँ जो हम एफ का मान रखेंगे वो किस में रखेंगे, एफ यानी सेंटीमीटर। तो यहाँ फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी बराबर फार्मूला हो जाएगा एफ बराबर 100 बटे, यहाँ पे दिया है 2 डायोप्टर, जो पावर दिया है 2 डायोप्टर, तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 5 10, ये 0, यानी एफ बराबर हो जाएगा, ये आएगा 50 सेंटीमीटर। अगर ऊपर जो 100 रखे हैं, अगर वहाँ 1 रखे होते तो ये मीटर में आता, बट यहाँ 100 बटे पी लिखे हैं, इसलिए ये जो आएगा मान एफ का मान वो सेंटीमीटर में आएगा। क्वेश्चन में ये दिया है कि यदि किसी मतलब उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर दिया है 0.2 मीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी। यानी कि एफ बराबर दिया है, इसकी फोकस दूरी दिया है 0.2 मीटर दिया है, तो कह रहा है इसकी क्षमता क्या होगी, यानी कि पावर, यानी पी बराबर पूछ रहा है। तो फार्मूला पी बराबर लगाएंगे 1 बटे, क्योंकि मीटर में दिया है तो 1 बटे एफ करेंगे, एफ का मान कितना है 0.2 है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10/2, कैंसिल कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी कि आ जाएगा पावर कितना आएगा, पावर हो जाएगा 5 डायोप्टर। डायोप्टर को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ जो पावर हो जाएगा, पावर जो आएगी वो हो जाएगा 5 डायोप्टर। तो देखेंगे 5 डायोप्टर किस ऑप्शन में, तो तीसरे वाले ऑप्शन में क्या है 5 डायोप्टर, तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में टोटल हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।